बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FUSC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2016 का सप्ली का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो 2016 के सप्ली का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, इसका सेक्शन सी ऑलमोस्ट आप कह लें 70-80% रिपीट हुआ है। कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो स्लाइड चेंज के साथ ये न्यू आपको नज़र आएंगे, बाकी सारा का सारा सेक्शन सी जो है वो रिपीटेड है और एज इट इज़ रिपीटेड है। ठीक है, यानी कोई चेंज भी नहीं है, सेम वही क्वेश्चन पीछे से उठाकर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टॉक्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे या फिर न्यूमेरिकल्स होंगे ऑलमोस्ट वो कभी भी एज इट इज़ तो नहीं आते, स्लाइड चेंज के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोस्टली आपने सेक्शन सी में देखा होगा कि स्टॉकियो का न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, लेकिन ये स्टॉकियो का न्यूमेरिकल नहीं है, बल्कि ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और उसमें आपको केमिकल मेथड से केसी फाइंड आउट करना है। हाउ विल यू फाइंड द केसी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल मेथड। तो आपने पूरा बताना है, 3-4 पॉइंट्स में आपने बताना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप सिंपल इसमें मैथमेटिकल पोर्शन नहीं करेंगे, बल्कि आप बताएंगे कि केमिकल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं केसी को। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेट दिस रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय टेकिंग A moles of acetic acid and B moles of ethanol इन अ स्टॉपर्ड फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर। हमने मतलब एक रिएक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, और हमने A मोल्स एसिटिक एसिड के ले लिए हैं, B मोल्स जो हैं वो हमने अल्कोहल के यानी एथानॉल के ले लिए हैं। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल एसिड इज एडेड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज नोटेड बाय डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। अब क्या होगा, क्योंकि हम केमिकल मेथड से जो है वो केसी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, हमने स्टार्ट में जब A मोल्स एसिटिक एसिड के और B मोल्स इसके ले लिए, तो अब स्टार्ट में तो प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स बनेगी। ठीक है, तो हमने तब तक जो है वो चेक करते रहना है कि जब तक जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो हम फिर केसी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड से जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया या नहीं। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे तो वो थोड़ी सी कम हुई होगी। ठीक है, करते 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 जब एक टाइम आएगा कि हाँ इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, हम बार बार चेक भी कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई है, तो इसका मतलब होगा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ मिक्सचर को, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसका थोड़ा सा पोर्शन निकालेंगे, रिएक्शन फ्लास्क में से बाहर निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, और उसके बाद क्या करेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH यूजिंग फिनोल्फथलीन एज अ इंडिकेटर। मतलब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और उसमें हमने एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने मिक्सचर बाहर निकाला, ठीक है, रिएक्शन चैम्बर से बाहर निकाला, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एसिटिक, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एसिटिक एसिड भी है, एथानॉल भी है, और जो एस्टर बन रहा है वो भी है, वाटर भी है, लेकिन हमने उसमें जो एसिड है ना, हम जब उसको बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वो जो एसिड होगा वो रिएक्शन शो करेगा, बाकी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बाकी उसी तरीके से पड़े रहेंगे। ठीक है, और हमने इसमें फिनोल्फथलीन एज ए इंडिकेटर डाला हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक एंड पॉइंट आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि स्टार्ट में एसिटिक एसिड ने कितने मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो हमारे पास NaOH की अमाउंट भी कम होती जाएगी, जो इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेज विद द टाइम अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और आपने फिर ये जो है मैथमेटिकल पोर्शन बता देना है। ठीक है, कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन में एसिटिक एसिड A था, एथानॉल B था, और एस्टर और वाटर 0 0, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में हमारे पास
इन सब के चूँकि 1 मोल हैं, सब का 1 1 1 और 1 मोल है, इसलिए इसके साथ कोफिशिएंट्स x के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, x और x लिख लेंगे, ठीक है। और अब Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में फिर x लिखेंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स लिखेंगे और x जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कम्प्लीटली जो है वो कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करना है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी, डिराइव एन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सी, डिफाइन लैटिस एनर्जी एंड राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये भी 3 पेपर्स में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का A1, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विद द सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, एंड फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट, और इसमें हमारे पास इसकी KSP दिया हुआ है और आपने सॉल्युबिलिटी मतलब x फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये एज इट इज़ रिपीट हो गया, ठीक है। तो डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो देखें ये हमारे पास पिछले 4 पेपर्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, यानी BF3 एंड NF3, ये इनका आइडेंटिकल फार्मूला है लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर दें। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गया है, 2013 के सेकंड पेपर में ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, डिफाइन एनिसोट्रॉपी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, तो ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने देखा कि सी में कितना सारा कुछ कंटेंट रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, राइट वंडरवॉल्स इक्वेशन एंड प्रेशर करेक्शन मेड बाय हिम फॉर रियल गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल प्रेशर करेक्शन पूछा है, अगर आपसे प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन दोनों पूछी जाएं तो वो दोनों लिखें, ठीक है। तो वंडरवॉल इक्वेशन आपने लिखनी है, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन से आपने वंडरवॉल इक्वेशन लिखनी है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पेपर प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, क्योंकि वंडरवॉल इक्वेशन जो है वो सिर्फ प्रेशर करेक्शन से नहीं लिखी जाती, बल्कि वो प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन दोनों से लिखी जाती है। तो इसलिए आपने इसमें वॉल्यूम करेक्शन पहले लिखना है, फिर प्रेशर करेक्शन लिखना है, और फिर उसके बाद एट द एंड जो है आपने प्रॉपर वंडरवॉल इक्वेशन डिराइव करनी है, ए एंड बी के यूनिट्स बताने हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 6 और 5 to 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया उसमें आपको सब कुछ लिखना होगा, तो फिर मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो सेकंड में देखें लिखा हुआ है, व्हाट इज ए एंड बी इन द वंडरवॉल इक्वेशन, राइट देयर यूनिट्स, ए और बी क्या है वो भी आपने बताने हैं, ठीक है, और उनके यूनिट्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो ये फुल जो है वो क्वेश्चन 2014 के सेकंड पेपर में रिपीट हुआ है, आपने एज इट इज़ उसको याद भी किया हुआ है, रिवाइज भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, डिफाइन कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन दी सच सॉल्यूशंस। अब ये भी हमारे पास जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपने कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस में क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वाला पढ़ा था, ठीक है, जिसको कॉन्सुलेट या अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है। फिनोल वाटर सिस्टम डिटेल से आपने पढ़ा था, तो ये वही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 का सी पार्ट, हाउ डू द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हैलोजेंस वेरी डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन द रीज़न। अब मैंने इसको पर्पल में लिखा है क्योंकि ये स्लाइड चेंज के साथ आया, बात तो वही हो रही है कि मतलब हमने असल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में ही बताना है। अगर आप 4th चैप्टर में देखें, 5th चैप्टर में, ठीक है, लिक्विड्स के चैप्टर में बिल्कुल स्टार्ट में जो आपने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ी, उसके बाद उसके 3 फैक्टर्स थे, ठीक है। एक फैक्टर था आपके पास साइज ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल, सेकंड था पोलराइजेबिलिटी, थर्ड था लेंथ साइज ऑफ द चेन लेंथ, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स थे, तो इन तीनों फैक्टर से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं। तो नोबल गैसेस से रिलेटेड जो है वो आपके पास आ चुका है क्वेश्चन 2013 वाले में, ठीक है। उनका क्यों डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, तो उसमें साइज ऑफ द नोबल गैस एटम्स को डिस्कस करना था। और अल्केन्स का था कि अल्केन की चेन लेंथ जब बढ़ रही होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसमें भी आपके पास 2013 के फर्स्ट पेपर में आपने ये रीज़न पढ़ ली थी कि बेसिकली उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जब चेन लेंथ इंक्रीज़ करती है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है हेलोजेंस वाला पढ़ेंगे
कि हैलोजेंस वाला फैक्टर जिसमें हम पोलराइजेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज चीज़ें लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो भी हैलोजेंस होते हैं, ब्रैकेट में बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये बता दिया। अब ट्रेंड बताएंगे कि टॉप टू बॉटम हो क्या रहा है, फिर रीज़न बताएंगे। द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर साइजेस, ठीक है, क्योंकि हमें टॉप टू बॉटम जब मूव कर रहे हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस किस वजह से है? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर साइजेस, ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज डिफरेंट है। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये ट्रेंड हो गया। अब रीज़न बतानी है। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज अ मेजर ऑफ ईज विद विच द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज डिस्टॉर्टेड। तो बेसिकली जो पोलराइजेबिलिटी है ना, तो वो ये चीज़ बताती है कि कितना आसानी से एक मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है। अगर छोटा एटम है उसका न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो वो इजीली डिस्टॉर्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है, वो उसको फुल टाइम अपने अट्रैक्शन में लेके रखेगा। लेकिन अगर साइज़ जो है वो एटम का बड़ा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके ऊपर कम है, तो इसलिए वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा और एकदम से वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे हो जाएंगे और जो है न्यूक्लियस दूसरी साइड पे हो जाएगा, तो ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। और फिर ये वाला जो थोड़ी देर के लिए पोलर हुआ है मॉलिक्यूल, ये अदर मॉलिक्यूल्स को भी पोलर बना लेगा और ये इस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ से हमने पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन देख ली। इट इज़ अ मेजर ऑफ ease with which the electron charge density is distorted। अब large molecules का आपने बताना है कि उनमें क्या हो रहा है। Large atoms or molecules have more electrons and large electronic cloud which is loosely bound to the nucleus and can easily be distorted, so have high polarizability than small atoms or molecules, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन सी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। आपने देखा होगा कि पूरे 7-8 मॉलिक्यूल्स क्वेश्चंस में से सिर्फ 1-2 नए थे, बाकी सब के सब जो है वो रिपीट हुए थे। तो आप जो है वो ये वाला जो है सेक्शन सी आपको इजीली जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।